बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेटवे टू फ़िज़िक्स चैनल पे हम 10th की फ़िज़िक्स डिस्कस कर रहे हैं और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हमारा यूनिट है जिसमें हम बात कर रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर गुफ्तगू की थी और आज का लेक्चर उसी की कंटिन्यूएशन है। ये आज के लेक्चर के साथ पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया। सिर्फ चंद मिनट या चंद सेकंड्स के अंदर हम उसको रिकैप करेंगे। हमने ये डिस्कस किया कि जब एक रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती चली जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल जिसको हम कहते हैं। और जूँ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज़्यादा करते जाते हैं वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो भी बढ़ता जाता है। एक मकाम ऐसा आता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है। तो जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है उस वक्त हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो जो कि हमारा आप देख लीजिए कि टॉपिक का पहला जो हिस्सा है, इसके दो हिस्से हैं कि क्रिटिकल एंगल हमने डिटरमिन करना है कि क्रिटिकल एंगल हम कैसे मालूम कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो होगी कि वो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डेली लाइफ में कहाँ अप्लाई करते हैं और उसकी क्या अहमियत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम से स्टार्ट लूँगा कि ये कोई रे ऑफ लाइट है और ये हमारा नॉर्मल है। और ये अब मैं वो पिछले लेक्चर का बिल्कुल जो क्रिटिकल पॉइंट की बात थी वो करूँगा कि ये रे ऑफ लाइट बेंड होने के बाद बिल्कुल ये जो दो मीडिया हैं इनके बिल्कुल साथ साथ चल रही है, इनके दरमियान में चल रही है। तो ये हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब चूँकि हम इस टॉपिक को पहले समझ चुके हैं तो इसको हम थीटा सी या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि थीटा आर जो है ये 90 डिग्री के इक्वल हो चुका है। अब स्टूडेंट्स को याद होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जब फाइंड करते हैं और अगर रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है तो उस सूरत में हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ हो जाता है, साइन आर डिवाइडेड बाय, या थीटा आर लिख दीजिए, बाय साइन थीटा आई। हो सकता है कि हमारे स्टूडेंट्स ये सोचें कि जी इससे पिछली वीडियो में यानी टोटल इंटरनल से पीछे तो हमने लिखा था साइन आई बाय साइन आर, उस वक्त लिखा था जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही थी। जब डेंसर से रेयर में जा रही होती है तो फॉर्मूला उलट जाता है, ये ज़हन में रखिएगा। अब आप इस सिचुएशन को देखें तो इस सिचुएशन में ये जो हमारे पास है स्पेसिफिक, तो इसमें साइन थीटा आर जो है वो ऑलरेडी उधर हमने मेंशन किया है कि वो 90 डिग्री है, तो मैं उधर उसको सीधा सीधा साइन 90 लिख देता हूँ। और साइन थीटा आई जो है ये थीटा आई नहीं है, बल्कि अगर आप उधर देखें तो ये थीटा सी है, तो साइन थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल। इतनी ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान सी सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ हमने सिर्फ नाम तब्दील कर दिए। अब ये आपके इल्म में है कि साइन 90 ये 1 के इक्वल होता है। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक करें तो आपके पास आ जाएगा। सो n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा सी। अब अगर हम इसको इधर ले आए वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगेन मैं यही कहूँगा कि नोट्स में आपको ये सारा कुछ तफसील से मिल जाएगा। दिस विल बिकम साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 और ये n या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड हो जाएगा तो इट विल बिकम लाइक दिस। एंड थीटा सी इसको उधर शिफ्ट कर लें तो ये साइन इनवर्स 1 ओवर n यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे पास रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम हो तो क्रिटिकल एंगल फाइंड करने का। अब क्रिटिकल एंगल हम इसके ज़रिए
फाइंड कर लेते हैं तो क्रिटिकल एंगल आप अपनी बुक में जाके चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का, मुख्तलिफ मटेरियल्स का डिफरेंट क्रिटिकल एंगल है जो कि हम डिटरमिन करते हैं उनके अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास मालूम हो तो। अब क्रिटिकल एंगल का हमारे पास फ़ायदा क्या है या हम उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारा इसी का जो दूसरा हिस्सा है, मैं यहाँ पे इसको रोक रहा हूँ। ये आप अपने जो बुक में भी आपके मुख्तलिफ एग्जांपल्स गिवन हैं, आप उनको भी देख सकते हैं कैसे क्रिटिकल एंगल डिटरमिन होता है। यानी अगर आपको किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना हो, टाइम हमारे पास कम है इसीलिए मैं बुक की जो एग्जांपल है वो आपके लिए छोड़ दूंगा वंस अगेन, कि अगर आपको फिर भी उनमें कोई मुश्किल नज़र आए, अगर आप ना कर सकें तो आप हमें कमेंट्स में भेजें, हम आपको एग्जांपल्स, बल्कि आप हमें क्वेश्चन डायरेक्ट भेज सकते हैं कि जी इस चीज़ का क्रिटिकल एंगल मैं मालूम करना चाहता हूँ, मैंने कैसे मालूम करना है। तो और क्रिटिकल एंगल या कोई भी एंगल जबकि आपको रेशो गिवन हो, हमारी 9th क्लास की जो वीडियो है एडिशन ऑफ वेक्टर या एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसमें भी एक्सप्लेन्ड है। तो अगर आप उधर जाके देखें तो आपको उधर भी इसका मिलेगा। स्टिल क्वेश्चन जो है वो आपके लिए वो रास्ता बिल्कुल खुला है। नाउ आई एम कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बेइंतहा एप्लीकेशंस हैं आजकल की जो नई इमर्जिंग साइंस है या टेलीकम्युनिकेशन है उसके अंदर। सबसे पहले हमारे पास एक डिवाइस है मेरे पास, मैं इसको इधर ही वो करूँगा, ऑप्टिक फाइबर। ये बहुत वाइडली यूज्ड एक बहुत ही सादा सा हमारे पास एक चीज़ है, तार है, धागा आप इसको कह सकते हैं। फाइबर धागे से होता है, एक्चुअली ये उस तरह का धागा नहीं है। बेसिकली इट्स अ मटेरियल जिसकी ट्रांसपेरेंसी, जिसकी सफाई, शफाफियत जिसको हम उर्दू में कहते हैं, वो लगभग शीशे जैसी है। लेकिन इसका कमाल ये है कि इसमें ये हाईली इलास्टिक मटेरियल है, आप इसको बिल्कुल बेंड कर सकते हैं और उसको हम जो यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्टिक फाइबर है ये लगभग आपके बाल के बराबर ही इसकी थिकनेस होती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको, और इसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है। ये हमारे PTCL वाले इसको बहुत वाइडली यूज़ कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल टेलीकम्युनिकेशन में ही हो रहा है, लेकिन दूसरी चीज़ें उनके ऊपर भी मैं बात करूँगा। इसके दरमियान में यानी ये जो दिस इज़ नाउ ऑप्टिक फाइबर, मैं इसको ऑप्टिक फाइबर, ये इसके ऊपर एक इसका जो श्राउड है, इसका जो कवरिंग है, और इसके दरमियान में यहाँ पे एक थिन सा ऑयल होता है। ऑयल का मकसद लुब्रिकेशन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऑयल का मकसद एक रेयर मीडियम प्रोवाइड करना है कि ये जो ऑप्टिक फाइबर है ये एक डेंस मीडियम हो और ये उसके मुकाबले में एक रेयर मीडियम प्रोवाइड करे। अब इसी ऑप्टिक फाइबर के एक हिस्से को मैं आपके लिए हाईली मैग्नीफाई करके बताता हूँ। ना ये सिर्फ ऑप्टिक फाइबर है, इसका जो ऑयल या दूसरा शीट है या जो श्राउड है वो इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। इसमें होता ये है कि जब इसके एक हिस्से से लाइट इसमें इंटर हो जाती है, ये लाइट इसमें बेंड होके यूँ आ गई। अब जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो ये जो एंगल है विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये जो इसका एंगल होता है, जब भी लाइट इसमें पड़ेगी तो जो एंगल फॉर्म करेगी इट विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। जब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो रिज़ल्ट ये होता है कि ये लाइट बजाय इसके कि ये इससे बाहर निकल सके, चूँकि पीछे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो जब क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो फिर ये लाइट बाहर नहीं निकलेगी बल्कि इसके अंदर वही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ तक कि ये इस मटेरियल के एंड तक पहुँच जाएगी। सो होगा क्या कि ये लाइट इसके अंदर ट्रैप रहेगी, ये लाइट इसमें से निकल नहीं सकती। अब इस चीज़ को हम, इस प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं नंबर 1, या मैं इसको ए कह देता हूँ, मेडिकल साइंसेस में।
इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट इस्तेमाल जो होता है वो एंडोस्कोपी, एंडो मीन इनसाइड, स्कोपी मीन टू सी, एंडोस्कोपी में होता है। ये जो फाइबर है इसको हम माउथ में इंसर्ट करते हैं, बिल्कुल पतला सा फाइबर होता है जिसके साथ कुछ कंट्रोल के लिए कुछ थ्रेड्स होते हैं जो उस फाइबर की डायरेक्शन को लेफ़्ट राइट बैक फॉरवर्ड कंट्रोल करते हैं। तो उससे ये इसको मुंह में इंसर्ट करके और हम इसको अंदर यहाँ तक कि ये ऑर्गन बड़ा इजीली बच्चे पहचान सकते हैं, इट्स अ ह्यूमन स्टमक लगभग। अब स्टमक में जब ये अंदर आ जाता है तो इसकी टिप के ऊपर एक छोटा सा हमने बल्ब या लाइट का सोर्स दिया होता है जो अंदर के इस हिस्से को एल्यूमिनेट कर देता है, इसको रोशन कर देता है। जब ये रोशन हो जाता है, इससे जो लाइट पलट के आती है वो इस फाइबर में इन हो जाती है और ये फाइबर पीछे कंप्यूटर के साथ एक स्क्रीन के साथ अटैच होता है और अंदर जो कुछ उसको नज़र आ रहा होता है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए स्टमक बताया, वरना इसमें ब्रोंकोस्कोपी भी है जिसमें ये लंग्स के अंदर इंसर्ट किया जाता है, कोलोनोस्कोपी भी है जिसमें कोलोन्स के अंदर। सो ये आप मेडिकल साइंसेज में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं बग़ैर उनको ओपन किए, एक ज़माने में अल्सर के लिए पूरा ऊपर से पेट खोला जाता था, उसके बाद स्टमक को ओपन किया जाता था और फिर जाके हमें अंदर की चीज़ें नज़र आती थी। सो वो सारी चीज़ें अब बच गई, आप स्ट्रेट अवे ये जो फाइबर है इंसर्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए देखते हैं। सो मेडिकल साइंसेस में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। यही फाइबर अब आपके इल्म में है कि आजकल कंप्यूटर पे आप लोग CD-ROM इस्तेमाल करते हैं। CD-ROM में क्या है कि उस पर एक लेज़र आती है और उससे रिफ्लेक्ट होती है, जिसको उसका जो हेड है वो रीड करता है और वो उसकी जो चेंजिंग पल्स है या उसके जो चेंजिंग पैटर्न्स हैं उसके ज़रिए वो उसको डेटा में कन्वर्ट करता है और आपका जो कंप्यूटर है वो उस पर आपको जो भी उसके अंदर डेटा है, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने लेके आता है। हमारा कंप्यूटर आजकल आपको पता है कि हमारा जो सिस्टम है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम वो ऑप्टिक फाइबर बेस है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो पेशावर से लेकर कराची तक और इवन ऑनवर्ड समंदर के अंदर फिर ऑप्टिक फाइबर बिछा है। कुछ अर्सा पहले आपके इल्म में होगा वो समंदर में फाइबर केबल जो था वो डैमेज हो गया था, फिर उसको रिपेयर किया गया और ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इससे आगे ये समंदरों के ज़रिए और जहाँ पे समंदर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इसको खुश्की पे। सो ये ऑप्टिक फाइबर है। अब हम जब कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेट सपोज मैं कम्युनिकेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि वॉइस जो है या जो हम टेलीफोन के ऊपर बात करते हैं, तो अब मेरी जो आवाज़ है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट सिग्नल में या लेज़र टू बी एक्यूरेट कि जो लाइट की जो लेज़र फॉर्म है जो कि डिस्पर्स नहीं होती है उसमें। अब लेज़र जब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो इसके दो फ़ायदे हैं। नंबर वन कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टॉर्शन नहीं होता, जो कि कॉपर वायर में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वजह से उसके सिग्नल वीक हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो नतीजा ये होता है कि दूसरे नंबर के ऊपर जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ टेलीकॉम या टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम में। तो टेलीकम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसके ज़रिए यही वजह है कि वो टेलीफोन जो कि एक ज़माने में सिर्फ उमरा की पहचान होता था, बहुत अमीर लोग टेलीफोन लगवा सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे और आउट ऑफ द कंट्री कॉल्स तो बहुत ही रेयर चीज़ थी। अब मोबाइल के ज़रिए आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो उसमें भी बेसिकली ये इसका जो मेन स्टेम है पाकिस्तान के अंदर भी है, पूरी दुनिया में भी है। और ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान दुनिया के चंद इंतहाई एडवांस ममालिक में शामिल है। इसी ऑप्टिक फ़ाइबर को हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जहां हमें बहुत तंग नैरो पाइप्स के ज़रिए, ये बातें आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कर रहा हूँ। पाइप्स होते हैं, पाइप्स में यही वायर इंसर्ट कर दी जाती है और पाइप में कहीं ब्लॉकेज है या कोई और चीज़ है तो उसको देखने के लिए भी हम यही ऑप्टिक फ़ाइबर, तो नैरो पाइप्स जो हैं उनके अंदर इंसर्ट की जाती है और ये इसको मालूम करते हैं। द लास्ट थिंग, हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स हैं। एक प्रिज्म है जिसमें
तीनों एंगल एक बराबर हैं। हम यहाँ पे जिस प्रिज्म की बात कर रहे हैं उसमें एक 90 डिग्री का है और दूसरे दो 45 के हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब जब इसमें लाइट इंसर्ट होती है तो जब लाइट 90 डिग्री पे फॉल करती है तो आपको पता है कि लाइट बेंड नहीं होती है बल्कि सीधा यहाँ पे आती है और 45 का एंगल बनाती है। आम जो ग्लास है उसके लिए क्रिटिकल एंगल इज़ ऑलमोस्ट 42 डिग्री, 41 पॉइंट समथिंग, वेल वी विल कॉल इट 42, और यहाँ भी जो एंगल बनता है दिस इज़ एग्जैक्टली 45 डिग्री। यही वजह है कि यहाँ से ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट होता है और चूंकि यहाँ पे अगेन 90 पे पड़ रहा है तो ये बिल्कुल इसमें से सीधा निकल जाता है। अब यहाँ पे हम एक अदद और टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म लगाते हैं, इसमें इंसर्ट होता है और यहाँ से ये इस तरह बाहर निकल जाता है। ये अरेंजमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, इसको एक बंद ट्यूब में रख देते हैं ताकि इसमें और लाइट ना आ सके। इसमें सिर्फ एक ओपनिंग और एक आउटलेट है और इसकी विड्थ को हम इसकी लेंथ को हम अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। ये अरेंजमेंट हम यूज़ करते हैं पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप सबमरीन्स के अंदर है। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि सबमरीन बिल्कुल पानी के नीचे होती है और ये वाला जो प्रिज्म है ये पानी की सरफेस के ऊपर 100-150 फुट ऊपर होता है और उस पानी की सरफेस के ऊपर जो शिप्स वगैरह हैं या जो दूसरी एनवायरनमेंट है वो उसको नज़र आ रहा होता है। तो इस तरह ट्रेंचेस में बैठे हुए, खंदकों में बैठे हुए फ़ौजी भी इसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऊपर से दुश्मन फायर पावर यूज़ कर रहा होता है, फायर मार रहा होता है। तो ये सिर्फ ये जो पेरिस्कोप है इसको ऊपर उठा दिया जाता है और फ़ौजी ट्रेंच में नीचे बैठ के ऊपर जो फील्ड का व्यू है वो ले सकता है। दीज वर सम ऑफ द यूजेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन and its application in daily life. I hope आपको समझ आया होगा. Wish you best of luck.